नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आप मेरे हाथ में एक बॉक्स देख रहे हो, एक डिब्बी देख रहे हो। ये गोरस की है। गोरस का हमने एक एक्सट्रैक्ट बनाया है। ये निकाला तो हमने गाय के गोबर से ही है। गाय के गोबर का ये जूस होता है, इसमें बहुत सारे तरीके के जीवाणु रहते हैं। इसमें बहुत तरीके के बायोएक्टिव रसायन रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, बहुत सारे पाचक रस रहते हैं। उन सबसे इसको तैयार किया है। लेकिन इसकी क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि जब हम इसको गोबर के साथ में, गोबर की खाद के साथ में, या जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, जो चाहे फसल के अवशेष हों, या साग सब्जियों के अवशेष हों, या फलों के सड़े गले अंश हों, या फिर कोई कार्बनिक पदार्थ हो, उसके साथ इसको मिश्रित कर देते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, वो गोबर गोबर है, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका रस भी उसमें आ जाता है। और ये रस हमारी मिट्टी के लिए जीवनी शक्ति के समान है, क्योंकि इसमें वो सारे तत्व हैं, वो सारे जीवाणु हैं जो मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। और हम सब जानते हैं, यदि हमारी मिट्टी में हर तरह के पोषक तत्व हैं, मिट्टी सामान्य है, तो फिर हमारी फसलों को, जो भी हम उसमें फसल बोते हैं, जो भी पेड़ पौधे हम उसमें लगाते हैं, वो पेड़ पौधे स्वयं पृथ्वी से उन सब पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, और उनका जो विकास प्रक्रम है वो सामान्य तरीके से चलता रहता है। यदि हमारी मिट्टी के अंदर सारे पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटासियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, सारे पोषक तत्व सक्रिय अवस्था में हैं, क्रियाशील अवस्था में हैं, वो पौधों के द्वारा शोषित करने योग्य हैं, पौधे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, तो फिर हमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर हमें किसी खाद को देने की आवश्यकता नहीं है। बिना खाद के हमारी फसल अच्छे से उपजती हैं, अच्छे से उसमें विकास होता है, और अच्छे से उसमें उत्पादन भी होता है। आप उस प्राकृतिक जमीन में हर तरह की खेती सहजता से कर सकते हैं। फिर आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपने, यदि इसमें गन्ना लगाया है, तो आपने 130-40 किलो के आसपास यूरिया देना ही देना है, कि आपने उसमें पोटाश भी देना है, सल्फर भी देना है, दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति करनी ही करनी है। तो वो सामान्य मिट्टी है, उसका एक तो लाभ यही रहता है कि सामान्य मिट्टी से हमारी फसलें, हमारे पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता के सभी पोषक तत्वों को सहजता से ग्रहण कर ही लेते हैं। दूसरी एक उसकी और विशेषता हो जाती है कि ऐसी मिट्टी में जब हम कोई फसल लेते हैं, तो फसल में किसी तरह के रोग लगने की संभावना भी नहीं रहती। रोग लगते ही तब हैं जब मिट्टी में किसी तरह की कमी रहती है। मिट्टी में किसी तरह की कमी का अर्थ है कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि ऐसी रोग, जो कमजोर जमीन है जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, उसमें बहुत सारे तरीके के फंगस, बहुत तरह के जीवाणु सहजता से विकसित हो जाते हैं, जो जड़ों के माध्यम से पेड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और पूरे पेड़ को संक्रमित कर देते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा या अनुभव भी किया होगा कि हमारे खेतों में अच्छी फसल लहरा रही है, हमारे पेड़ पौधे अच्छे से विकसित हैं, अब उनमें अच्छी फ्लावरिंग हुई आएगी, पर देखते देखते वो सूखने लगते हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और झड़ के गिर जाती हैं, और पूरा पेड़ ही मृतप्राय हो जाता है। तो कई बार ऐसी संभावना देखने में आती है। इसका एक कारण यही है कि मिट्टी में अब रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं है। लेकिन जब मिट्टी सामान्य है, तो फिर ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आपने अनुभव किया होगा, आप यदि किसी गहरे जंगल में गए हों, अब तो जंगल भी आसपास नहीं बचे, लेकिन फिर भी कहीं जंगल बचे हैं, कहीं ऐसे स्थान सुरक्षित हैं जहाँ अभी भी आप प्राचीन पेड़ों को देख सकें, तो उसमें अनुभव करना, कभी वहां जाके घंटे 2 घंटे चिंतन करना कि आज भी कुछ गहरे जंगलों में 300, 400, 500 साल पुराने वृक्ष हैं, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। 200 साल पुराने वृक्ष तो बहुत जगह में देखने मिल जाते हैं, लेकिन मनुष्य ने कोई पेड़ लगाया हो, मनुष्य ने कोई पौधा लगाया हो, और उसकी आयु 100 वर्ष से ऊपर गई हो, तो शायद असंभव पड़ जाएगा हमारे लिए इस बात को सिद्ध करना। बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के हाथ का कोई भी लगाया वृक्ष 100 साल से ऊपर नहीं जा सकता। चाहे हम उसमें जितने भी केमिकल आधार फर्टिलाइजर प्रयोग करें, कितने भी एंटीबायोटिक, एंटीसाइड जो भी चाहे वो उसमें हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम अपने अपने हाथ के लगाए पौधों की आयु में वृद्धि नहीं कर सकते। तो एक सहज है कि यदि आपने मिट्टी को सामान्य करना है, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति सहज तरीके से चलती रहे, तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने की आवश्यकता है। और उन परिस्थितियों को निर्मित हम कर सकते हैं, या तो उस प्राकृतिक प्रक्रिया को बहाल कर दें कि जैसे ही हमारी मिट्टी तैयार हो, उसमें हरी खाद दबा दें,
फसलों के अवशेष को उसी में इस्तेमाल होने दें, गलने सड़ने दें। गाय के पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करें। गाय के गोबर की बात मैं इसलिए करता हूँ कि गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पेट में, यदि वो स्वस्थ अवस्था में है, यदि वो सामान्य अवस्था में सामान्य आहार सेवन करती है और जंगलों में जाके अपनी इच्छा के अनुसार वनस्पतियों का सेवन करती है, तो उसके पेट के अंदर, उसके रुमन के अंदर किसी भी तरह के रोग कारक जीवाणु विकसित नहीं होते। बिना रोग कारक स्वस्थ कारक जीवाणु के साथ वो अपना जीवन यापन करती है। और ऐसी गाय जब गोबर त्यागती है तो वो जीवाणु, वो बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, बहुत सारे जैव सक्रिय रसायन हैं, हमारी मिट्टी में पहुंच जाते हैं और मिट्टी में भी वैसी स्थितियां निर्मित करते हैं। तो देखने में आया है कि यदि हम गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसमें पोषक तत्वों की भी अपार संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि उसकी जगह हम दूसरे पशुओं का लें, वैसे दूसरे पशु भी इतने खराब नहीं है। अध्ययन तो सैकड़ों सालों से होते रहे हैं, हमने अनुभव भी किए हैं कि भैंस के गोबर को छोड़कर यदि हम बकरी का, भेड़ का, ऊंट का, हाथी के जो लीद है, इनका प्रयोग भी अपने खेतों में करते हैं, तो खेतों की जो उपजाऊपन है, खेतों में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ती है। लेकिन इसकी जगह यदि हम गाय के गोबर की जगह भैंस के लोथ का प्रयोग करें, नाम भी इसी तरह रखे गए हैं, जो अवशिष्ट भाग हैं, जो 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 पशुओं के मलमूत्र के माध्यम से जो बाहर आते हैं, उनको विशेष नाम दिए गए हैं। गोबर तो सिर्फ गाय के अवशिष्ट को दिया गया है। कहते हैं गोबर का अर्थ ही है जो गाय का वरदान है, इसलिए गोबर में लक्ष्मी का वास कहा गया है। तो ऐसे में यदि गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं तो गाय का गोबर हमेशा मिट्टी की पोषकता बढ़ाने में सफल रहता है। और आप भी अपनी मिट्टी को और उपजाऊ बनाना चाहते हैं, आपके पास इन चीज़ों का अभाव है, आप मिट्टी में फसलों के अवशेष को अभी तक सड़ने गलने की स्थिति पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस सब का कार्य सिर्फ मात्र इस गोबर से कर सकते हैं। इस गोबर के मदर कल्चर बना के उससे आप गाय के जो गोबर है उसको भिगो दीजिए, फसलों के अवशेष को उसमें भिज दीजिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो अवशेष, वो गोबर पूरी तरह से विकसित होकर, पूरी तरह से डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा। और गोबर के अंदर जितने पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व उन्हीं चीजों से बने हैं। गोबर में जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन है, जो कार्बोहाइड्रेट संरचना है, उन सब का निर्माण उसी चीज से होता है जो पोषक, जो पौधों की खुराक है। कि ये सब चीजें भी कार्बन से बनी है, नाइट्रोजन से बनी है, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सब इन्हीं तत्व में है। और जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वो तत्व इसी में मिश्रित हो जाते हैं और सक्रिय फॉर्म में रहते हैं, क्रियाशील अवस्था में रहते हैं, जिसे फसल सहजता से प्राप्त कर लेती हैं। तो यदि आप इस गोबर गणशस्त्र का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, अपनी मिट्टी में करेंगे, तो इसके माध्यम से बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, केमिकल फर्टिलाइजर और बिना किसी दवा के, बिना किसी कीटाणुनाशक प्रयोग के आप सहजता से हर तरह की फसल सहजता से ले पाएंगे, और वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो यदि आप प्राकृतिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।